नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। 60 सेकंड में पूरी खबर की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी की अंतिम चेतावनी से। प्रधानमंत्री मोदी ने बीती रात 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को संबोधित किया। 22 मिनट के अपने संबोधन में सेना के शौर्य और आतंक के खिलाफ देशवासियों के संकल्प को सलाम किया। ऑपरेशन सिंदूर को न्याय की अखंड प्रतिज्ञा बताया। सुनिए क्या कुछ कहा। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में सेनाओं ने किस तरह अदम्य साहस और शौर्य का परिचय दिया और उन आतंकियों के ठिकानों को उजाड़ दिया जिन्होंने हिंदुस्तान की बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था। 6 मई की देर रात, 7 मई की सुबह पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा। भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर, उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि किस तरह हिंदुस्तानी बारूद ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को सैन्य अड्डे के परखच्चे उड़ा दिए। हिंदुस्तान पर पूरी नजर डालने वाले बेगुनाहों का लहू बहाने वाले पाकिस्तान के सीने पर वार किया गया। दुनिया ने देखा कि कैसे पाकिस्तान के ड्रोन्स, पाकिस्तान की मिसाइलें भारत के सामने तिनके की तरह बिखर गई। भारत के सशक्त एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें आसमान में ही नष्ट कर दिया। पाकिस्तान की तैयारी सीमा पर वार की थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के सीने पर वार कर दिया। भारत के ड्रोन्स, भारत की मिसाइलों ने सटीकता के साथ हमला किया। पाकिस्तानी वायुसेना के उन एयरबेस को नुकसान पहुंचाया जिस पर पाकिस्तान को बहुत घमंड था। और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के सारी पोल पट्टी खोलकर रख दी। उन्होंने बताया कि किस तरह भारत की मार से हताश, निराश, बिलबिलाया, बौखलाया पाकिस्तान दुनिया भर में उसे बचाने की गुहार लगा रहा था और कैसे वो भारत के सामने गिड़गिड़ाया, जिसके बाद सीज फायर पर बातचीत हुई। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी
और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। प्रधानमंत्री ने बुरी तरह पिटने के बाद भी हेकड़ी दिखा रहे प्रोपेगेंडा पर रहे पाकिस्तान को दो टूक संदेश भी दिया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की याद दिलाते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति है। ये तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अब ऑपरेशन सिंदूर आतंक के खिलाफ भारत की नीति है। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। और ऑपरेशन सिंदूर को नई लकीर, नया पैमाना, न्यू नॉर्मल बताते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने तीन चीजें बिल्कुल शीशे की तरह साफ कर दी। और वो थी, अगर अब कोई हिमाकत हुई तो आतंक की जड़ों तक प्रहार होगा। आतंकियों की सरपरस्त सरकार का अंजाम भी आतंकियों के आकाओं की तरह होगा। और सबसे बड़ी बात यहां ये कही कि भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब नहीं सहेगा, आतंकियों को ठोकेगा। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक और, जहां तीनों सेनाओं और शौर्य को सराहा, वहीं सलाम किया, तो उसके साथ ही ये भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने मेड इन इंडिया हथियारों का दम भी देखा, जिन्होंने पाकिस्तान को बेदम कर दिया। साथियों, युद्ध के मैदान पर हमने हर बार पाकिस्तान को धूल चटाई और इस बार ऑपरेशन सिंदूर ने नया आयाम जोड़ा है। हमने रेगिस्तानों और पहाड़ों में अपनी क्षमता का शानदार प्रदर्शन किया और साथ ही न्यू एज वॉरफेयर में भी अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि उसके पास शांति के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। उसे टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा, वरना एक दिन वो खुद खत्म हो जाएगा। ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन
ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना। और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाते हुए इसे दो टूक शब्दों में कड़ा संदेश दिया। साफ साफ कह दिया कि पानी और खून साथ नहीं बहेंगे। पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर होगी। ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। और पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में आतंकवादियों पर प्रहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सियासी बयानबाजी जोर पकड़ने लगी है। बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ देश की नीति स्पष्ट कर दी है, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री ने कई सवालों का जवाब नहीं दिया। पीएम ने राष्ट्र के नाम संबोधन में साफ कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। पीएम के संबोधन पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राष्ट्र सशस्त्र बलों की अद्वितीय वीरता को सलाम करता है, जो हमारे दुश्मनों का नाश करने वाले और भारत की ढाल है। निर्दोष लोगों की दिवंगत आत्माओं को न्याय दिलाने में पीएम मोदी को उनके अनुकरणीय नेतृत्व के लिए बधाई देता हूँ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं के शौर्य और पराक्रम की पीएम ने खुलकर सराहना की है। भारतीय सेनाओं पर पूरे देश को नाज है। मैं प्रधानमंत्री जी को उनके सशक्त नेतृत्व के लिए धन्यवाद देता हूँ। वहीं विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। आपने कहा अगर दोबारा आतंकी ऐसे हमला करेंगे तो हम फिर तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसका मतलब आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। क्यों से इंस्पायर किया? कहाँ है वो आतंकवादी जिन्होंने हमारे बहनों के सिंदूर पहलगाम में उजाड़े? और ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस की मांग को बड़ा झटका लगा है। एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार का कहना है कि ये संवेदनशील मामला है, जिस पर खुले में चर्चा नहीं की जानी चाहिए। वहीं पहलगाम हमले को लेकर कांग्रेस सांसद उमदेराम बेनीवाल के बयान पर नया विवाद भी खड़ा हो गया है। देखिए, जहां कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद के विशेष सत्र की मांग कर रहे हैं, वहीं शरद पवार ने कहा कि ये मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील होने की वजह से इस पर खुले में चर्चा नहीं होनी चाहिए। ये सेंसिटिव इशू है, कुछ बातें ऐसी होती है कॉन्फिडेंशियल रखने की आवश्यकता होती है, इसीलिए हमने कहा सेशन से ज्यादा हम आपस में बैठेंगे तो होगा। वहीं कांग्रेस का तर्क है कि संसद में चर्चा से गोपनीयता भंग नहीं होगी। विशेष सत्र बुलाइए, उसमें कोई गोपनीय बात, संवेदनशील बात नहीं की जाएगी। सब जिम्मेदार दल हैं। जहां कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रही है, तो दूसरी तरफ पार्टी के नेता पहलगाम हमले पर अभी भी सवाल उठा रहे हैं। जाति पूछ के मारिए या मोदी को बता देना, इस टाइप का कोई पुख्ता सबूत तो किसी के पास नहीं है। जिन लोगों का बलिदान हुआ उनके परिजनों ने कहा है, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? जरा सबूत के गैंग से बाहर निकलिए। बड़ी खबर जो कि अमृतसर से आ रही है, सीधा रुक कर लेंगे। अमृतसर से जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की मौत की खबर आ रही।
5 बीमार हो गए। अब भी अस्पताल में ये 5 लोग भर्ती हैं। अमृतसर के मजीठा थाने का ये पूरा मामला है। आपको बता दें कि जहरीली शराब का मामला पहले भी अमृतसर से आया था, लेकिन अब जो खबर आई है उसमें 12 लोगों की मौत की खबर है। कहा जा रहा है कि 5 बीमार हुए हैं जहरीली शराब पीने से। अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया। हमारे साथ संवाददाता सचिन जुड़ गए हैं। सचिन, इससे पहले भी अमृतसर में कई बार इस तरह की खबरें देखी गई, लेकिन इस बार 12 लोगों की मौत की खबर है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इससे पहले भी अमृतसर में जो जहरीली शराब पीने से डेथ हुई है, पर ये जो अभी जो लेटेस्ट है इसमें 12 लोगों की डेथ हुई है, प्रशासन ने हमें बताया है, और तकरीबन 5 लोग जो है हॉस्पिटलाइज है। पर सवाल ये है कि बार बार अमृतसर एरिया में ही ये सारी ट्रेजेडी क्यों होती है जो जहरीली शराब पीने की। तो फिलहाल एक FIR जो है वहाँ मजीठा पुलिस स्टेशन में जो है वो दर्ज की गई है अमृतसर पुलिस की तरफ से, और इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है कर रहे हैं कौन कौन से लोग हैं, कहाँ से ये जो जहरीली शराब है और किस तरीके से बनाई जा रही थी। पर सवाल यही है कि अमृतसर एरिया में ये बार बार रिपीटेडली ये सारे इंसिडेंट्स होते हैं और क्यों होते हैं, और प्रशासन पुलिस जो है सारी चीज को चेक क्यों नहीं कर पा रहा है टाइमली। तो फिलहाल पुलिस लगी है इस इन्वेस्टिगेशन में, और कौन कौन से नाम इसमें अब सामने आएंगे वो देखना होगा। ठीक है सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी कोई जानकारी हो तो हमें फौरन इत्तला करिएगा। फिलहाल बड़ी खबर थी और चलिए आगे बढ़ेंगे। 60 सेकंड में पूरी खबर आपको दिखा देते हैं। खबर बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी एक्शन मोड में दिख रही है। इस बार पार्टी किसी तरह की गलती की गुंजाइश नहीं रखना चाहती। इसके लिए वो हाई टेक तरीके भी अपना रही है। देखिए, कमेटी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू कर दिया है। इस बार पार्टी ने पारदर्शी और डिजिटल प्रक्रिया को अपनाते हुए ऑनलाइन आवेदन मांगने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने पटना में डिजिटल फॉर्म का स्कैन कोड जारी किया। इच्छुक उम्मीदवार इस फॉर्म को भरकर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। जो ये QR कोड है, कांग्रेस पार्टी के टिकट आवेदन उम्मीदवारों के लिए QR कोड के से लोग आवेदन करेंगे। टिकट के लिए आवेदन के 6 क्राइटेरिया तय किए गए। टिकट के दावेदारों को कांग्रेस का मेंबर होना अनिवार्य होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस कोड के लिए सिर्फ नए लोग ही नहीं बल्कि मौजूद विधायक को भी इसी कोड के सहारे आवेदन करना होगा। इसके अलावा पूर्व MLA, पूर्व MP भी अगर आवेदन करना चाहते हैं तो उनको भी किसी बड़े नेता के पीछे जाकर लगने के बजाय कोड स्कैन कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और यूपी के गोंडा में दुकान विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट की खबर है। इस दौरान पत्थरबाजी और बमबारी की गई। पुलिस ने मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, मारपीट, लाठी डंडे और पत्थरबाजी, बमबारी। ये तस्वीरें यूपी के गोंडा जिले की हैं, जहां दुकान विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई, ईंट पत्थर चले, बमबारी भी हुई। दरअसल पूरा मामला गोंडा के कोडिया थाना क्षेत्र के आर्यनगर का है, जहां दुकान के विवाद में पहले तो 2 पक्षों के बीच कहासुनी हुई, लेकिन फिर झगड़ा इतना बढ़ गया कि इसने हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। धीरे धीरे मारपीट पत्थरबाजी और बमबारी में तब्दील हो गई, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। थाना कोडिया के आर्यनगर क्षेत्र में एक दुकान के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट लड़ाई झगड़े कर रहे दोनों पक्षों के 6 लोगों को तत्काल हिरासत में ले लिया गया। और अब खबर राजस्थान के दौसा से। यहाँ लोगों ने साफ पानी को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आलूदा गांव में महिलाएं पानी की टंकी पर भी चढ़ गईं। ये गांव सिकराय के बीजेपी विधायक विक्रम बंशीवाल का पैतृक गांव है। भीषण गर्मी में टंकी पर चढ़ी ये महिलाएं साफ पानी को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं, तो कुछ लोग सड़कों पर जल विभाग मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के दौसा जिले के आलूदा गांव की है, जो सिकराय के बीजेपी विधायक विक्रम बंशीवाल का पैतृक गांव है। विधायक जी के गांव में ही गंदे पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 5-6 महीने से उनके नलों में गंदा पानी आ रहा है, लेकिन शिकायत के बावजूद उनकी समस्याओं का हल नहीं हो रहा है। में 5-6 महीने से नलों में गंदा पानी आ रहा है, जबकि ये विधायक विक्रम बंशीवाल का गांव है, इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं।
बच्चे बूढ़े सब बीमार हो रहे हैं गंदे पानी से। साफ पानी को लेकर ग्रामीणों के प्रदर्शन की खबर जब पुलिस और जल विभाग को मिली तो वो मौके पर पहुंचे। जल विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को साफ पानी की सप्लाई और लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन खत्म किया। और यूपी के मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर लिया है। आरोपी मुस्कान साहिल के खिलाफ कोर्ट में अब 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। सौरभ हत्याकांड में पुलिस ने 36 लोगों को गवाह बनाया है। अपनी चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि सौरभ की हत्या में तंत्र मंत्र का कोई लेना देना नहीं है। प्रेम प्रसंग में रोड़ा बनने पर मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या की। सौरभ के शव को पहले एक सूटकेस में बंद कर नाले में फेंकने की योजना थी। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करने के बाद पुलिस ने कहा कि आरोपी मुस्कान और साहिल को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। चार्जशीट करीब 1000 पन्नों के आसपास हुई, जिसमें CDR, CCTV कैमरास, FSL रिपोर्ट और भी जो अन्य तथ्य हैं इसमें शामिल किए गए और इस मामले में प्रभावी पैरवी कर इसमें उनको दोनों को ही कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें कि 3 मार्च को मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ राजपूत की हत्या की थी। इसके बाद शव के टुकड़े कर उसे एक नीले ड्रम में डाल दिया था और फिर सीमेंट के घोल से ड्रम को जाम कर दिया था। आरोपी मुस्कान और साहिल फिलहाल जेल में है। और भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। विराट अब सिर्फ वनडे खेलते नजर आएंगे। उनके संन्यास का फैसला ऐसे समय में आया जब चयनकर्ता इंग्लैंड में होने वाली 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए टीम चुनने वाले हैं। 36 साल के विराट कोहली ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए संन्यास की खबर का खुलासा किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, टेस्ट क्रिकेट में पहली बार बैगी ब्लू पहने हुए 14 साल हो चुके हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि ये प्रारूप मुझे किस सफर पर ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया और मुझे ऐसे सबक सिखाए जिन्हें जीवन भर अपने साथ रखूंगा। मैं दिल से आभार के साथ जा रहा हूँ, खेल के लिए, उन लोगों के लिए जिनके साथ मैंने मैदान साझा किया और हर एक व्यक्ति के लिए जिसने मुझे इस दौरान देखा। मैं हमेशा अपने टेस्ट करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा। 269 साइनिंग ऑफ। कोहली एक बल्लेबाज ही नहीं, उन्होंने टेस्ट कप्तानी में भी कामयाबी की नई इबारत लिखी। गांगुली ने 21 तो धोनी ने 27 टेस्ट में भारत को जीत दिलाई। वहीं विराट की कप्तानी में भारत ने सबसे ज्यादा 40 टेस्ट जीते। 123 टेस्ट खेल चुके विराट कोहली अपने सफर में हर टीम के खिलाफ रन बनाते चले गए। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के दौरान IPL टूर्नामेंट को रोक दिया गया था, लेकिन अब सीज फायर हो गया है तो IPL 2025 के बाकी मैचेस खेलने का फैसला वापस लिया गया है। सीमा पर गोलाबारी और भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बढ़ते खतरे को देखते हुए IPL को रोक दिया गया था। अब जब हालात सामान्य हो रहे हैं तो BCCI ने टूर्नामेंट को पूरा करवाने का फैसला लिया है। BCCI ने एक बयान जारी कर कहा है कि IPL 2025 फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों और सभी प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद बोर्ड ने बचे सत्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। BCCI ने बाकी मैचों को पूरा करने के लिए कुछ बदलाव भी किया है। BCCI के मुताबिक IPL 2025 का दूसरा सत्र 17 मई से शुरू होगा। टूर्नामेंट में कुल 17 मैच बाकी रह गए। पहला क्वालिफायर 29 मई को खेला जाएगा। एलिमिनेटर मैच 30 मई को होगा। दूसरा क्वालिफायर 1 जून को होगा। फाइनल मैच 3 जून को खेला जाएगा। प्लेऑफ मुकाबलों के वेन्यू की घोषणा बाद में की जाएगी। लीग मैच अब सिर्फ 6 शहरों में कराए जाएंगे। संशोधित कार्यक्रम में 2 डबल हेडर शामिल हैं। 2 संडे को 2-2 मैच खेले जाएंगे।